खबर ये कि मुल्तान के पार्कों के बाहर गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद। तफरीह के लिए आने वाले शहरी भी गंदगी की वजह से फैलने वाले ताफुन से परेशान। मुल्तान शहर के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क के बाहर कचरे और कूड़े के ढेर मौजूद हैं। बात करेंगे मकसूद चौहान से। चौहान, बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ मुल्तान के शाह शम्स पार्क में, जो कि बड़े पार्कों में शुमार होता है मुल्तान के। और इस वक्त इसकी अगर बात की जाए तो इसके दाखिली दरवाजे के बाहर ही गंदगी के अंबार लगा दिए गए हैं। कचरा कुंडी के जो ढेर हैं वो लगा दिए गए, जिसके बायस जो यहाँ पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरी, उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, पार्क के बाहर ही कचरा कुंडी के ढेर लगा दिए गए हैं, कितनी परेशानी होती है? जी, यहाँ से मुल्तान का ये मेन मरकज़ है, जो कि यहाँ पर सैलो तफरीह के लिए लोग आते हैं। और इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ अपनी सेहत के लिए आते हैं। ये साथ ही कूड़े के ढेर आप देख रहे होंगे सर, ये लगे हुए हैं। यहाँ आग लगा दी जाती है। ये साथ सब कोठियाँ हैं, मकान हैं और डॉक्टरों की दुकान है। मरीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। और ये जो मैनेजमेंट का जो बनाया है इन्होंने, वो यहाँ पर मेन मरकज बना दिया है शहर का। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत आबादी में एक ही हमारे पास यहाँ पर शाह शम्स पार्क है, जहाँ पर ये कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वजीर आजम, वजीर आला साहब को कहूंगा कि ये मेहरबानी करके यहाँ से इनको जो है उठाया जाए और ये यहाँ से इसको बंद किया जाए और इसको तब्दील किया जाए कहीं पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पार्क में गंदगी के ढेर हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं शाहरुख आलम कॉलोनी के, जहां पर सफाई की नाक़िस सूरत हाल है। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा। बिल्कुल, बात करें शाहरुख आलम सिटी पार्क की तो यहाँ पर पार्क के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कूड़ा जो है वो मौजूद है। और इस हवाले से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पर सफाई की गई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये कंडीशन है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये एक दीवार है, चारों दीवारें जो हैं, चारों पूरी बॉर्डर लाइन है वो कूड़े से ही भरी हुई है। और ताफुन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इलाका मकीन की जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर कूड़ा होने के बायस जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और ताफुन भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हमारे साथ मौजूद भी, हम इनसे पूछते हैं क्या क्या मसाइल हो रहे हैं कूड़े होने की वजह से। हमारे इस इलाके के अंदर सिटी पार्क के अंदर के ब्लॉक का इलाका है। ये हम इधर सामने हमारी रिहाइश है। तो ये क्या नाम 15 से 20 दिन हो गए हैं इधर आलूदगी के ढेर लगे हुए हैं। पहले बॉक्स रखा हुआ था हुकूमत की जानिब से, वो उठा के ले जाते थे, सुकून था। ये 15 से 20 दिन हो गए जब से ये पत्थर वगैरह इन्होंने गिराया है, तब से ये हमारा मसला हुआ पड़ा है। घर के सामने 24 घंटे सफाइयाँ करते हैं, सफाइयाँ करा करू के भी ताफुन इतना फैला हुआ है, आलूदगी है। बच्चे हमारे खांसी नज़ला से बीमार हुए पड़े हैं। 24 घंटे घरों में इधर आमने सामने मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं सब। इनका यही मुतालबा किया जा रहा है इस हवाले से कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है सफाई जो है वो करवाई जाए, ताकि जल्द सफाई करवाई जाए। इब्राहिम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अली रियाज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अली। मसला यही है कि शहर मुल्तान के बासी जो तफरीह के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख करते हैं तो उनको गंदगी के जो ढेर उनको सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुल्तान शहर का सबसे बड़ा पार्क जो कि शाह शम्स पार्क है, उसके दाखिली रास्ते भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद है और इसके साथ साथ के ब्लॉक पार्क के भी जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद है। क्या वजह है, अभी तक इनको क्यों नहीं हटाया गया है? पीएचए के जो माली सैनिटरी वर्कर्स जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं वो क्या काम करते हैं, आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो पार्कों में तफरीह के लिए आने वाले शहरी हैं उनको भी एक नाखुशगवार मंजर का सामना करना पड़ता है। तो तमाम सवालात का जवाब जानते हैं तर्जुमान पीएचए मौजूद, उनसे पूछते हैं। जल्दी बताइएगा, क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं पार्कों के जो दो बड़े अहम पार्क है, शाहरुख आलम के ब्लॉक पार्क और शाह शम्स पार्क, क्यों नहीं इसके गिर्द सफाई हो पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप एक मसले की तरफ निशानदेही की है। बिल्कुल वहाँ पर कूड़े का इशू जो है काफ़ी अरसे से मौजूद है। पहले हमने कोशिश की थी, इसे सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है और वहाँ पर लोग सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पार्क का कूड़ा वगैरह था वो वहाँ पर ज़रूर आता था, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं उसको दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो वहाँ पर इलाका मकीन है वो अपना कूड़ा वहाँ पर फेंकते हैं। इसके लिए भी कोशिश करेंगे एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि पार्क के गिर्द कूड़ा क्रिकेट के ढेर नहीं होने चाहिए। जी, लोगों को भी बताया जाए। और साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि शाह शम्स पार्क और के ब्लॉक पार्क जो है उसके गिर्द जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो वहाँ पर कंटेनर था वो होता था, हम उसको हटवा दिया जाएगा बहुत जल्द। तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जल्द शाह शम्स पार्क और के ब्लॉक पार्क के गिर्द जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर आने वाले दिनों में बहुत जल्द सफाई की जाएगी। अली रियाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में रवा साल कपास की पैदावार में नुमाया कमी हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले कपास की पैदावार में 34% कमी रिकॉर्ड की गई। रुई की तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 50 लाख बैल्स दरामद करना पड़ेगी।
कॉटन जेनर्स फॉर्म का कहना है कि 1 जनवरी 2021 तक जेनिंग फैक्ट्रियों में सिर्फ 53,07,000 बैल्स कपास की आमद होगी। इसी पर बात करेंगे। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद रिजवानी साहब, कहिएगा इस बारे में। देखिए, जो खदशा था कि इस साल कपास की जो पैदावार है और रुई की पैदावार है वो कम होगी, और वो जो अब इस वक्त 1 जनवरी के जो अदाद शुमार पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने जो जारी किए हैं उसमें ये साबित हो रहा है कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि 34% पिछले साल की निस्बत कम है पैदावार। और अगर हम पिछले साल की तादाद बता सकें, जैसे इस दफ़ा आपने बताया कि 53 लाख से ज़ायद गांठ हुई इस वक्त तक मार्केट में आई है। अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन करें तो उस वक्त तक 81 लाख से ज़ायद गांठ रुई आ चुकी थी मार्केट में। तो ये जो 34% है उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, ख़ास तौर पे उसको, क्योंकि एक आपको एक लंबे अरसे के लिए एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और फिर बहरान के लिए उनको रुई बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और उसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन करेंसी खर्च होगा वो आपके सामने है, उसका जो इम्पैक्ट आएगा। तो यकीनन ये एक बड़ा बहरान है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और कपास सबसे अहम है पाकिस्तान की मईशत, खास तौर पे टेक्सटाइल और उससे वाबस्ता जो सनतें हैं उसके लिए। तो ये जैसे आपने मेंशन किया कि इस दफ़ा रुई बाहर से मंगवानी पड़ेगी, यकीनन मंगवाएंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर इस दफ़ा मंगवा रहा है, और ये और बात है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को, पावर लूम इंडस्ट्री को ऑर्डर्स मिले हैं मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी। उनको इस दफ़ा यहाँ पे ज़्यादा काम मिल गया है उनको, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा आपको कपड़ा और धागा दोनों। तो इस हवाले से उसी एक्टिविटी तो है टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहरहाल हमें पे करनी पड़ेगी ये कम पैदावार की वजह से। और ये मुल्क की तारीख की पिछले 25 सालों में सबसे कम पैदावार होगी अगर ये इस तरीके से रहती है। और अब तकरीबन कॉटन सीजन पिकिंग तकरीबन अपने इख्ताम की तरफ जा रही है। तो खदशा ये है कि माहिरीन का ये कहना है कि ये किसी भी सूरत शायद 60 लाख गांठ से नहीं बढ़ सकेगी, और ये पिछले 25 साल की सबसे कम पैदावार होगी रुई की। जी रिजवानी साहब, वजह क्या है कमी के रुझान की? अगर बात की जाए तो गुज़श्ता चंद सालों से इसमें तेजी देखी जा रही है। नहीं, इसमें मुसलसल जो आप जो बात करें तेजी कमी में देखी जा रही है, नीचे आ रही है कपास की पैदावार। तो बिल्कुल ऐसे नीचे आई है। तो इसमें गमी जो तेजी से हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे यहाँ अच्छा बीज नहीं है, और अगर बीज है तो उसके ऊपर जो सफ़ेद मक्खी का हमला होता है, और ख़ासतौर पे जो सीज़न अगस्त की जो बारिशें होती हैं, सितंबर की, जब कपास का फसल तकरीबन तैयार होती है, तो उस वक्त ये बारिशें और नमी ज़्यादा होने की वजह से उस पर सफ़ेद मक्खी का हमला होता है और उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है उस वक्त, जबकि पेस्टिसाइड्स नहीं मिल रही होती हैं, और नंबर 1 मिल भी जाएँ तो वो असर नहीं कर रही होती हैं। कहा यह जाता है, माहिरीन ये कहते हैं कि मदाफियत पैदा हो गई है सफ़ेद मक्खी के खिलाफ जो यहाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं पेस्टिसाइड्स जो इंपोर्ट होती हैं उनके हवाले से। अब आपको एक ऐसे नए बीज मुतारिफ कराने की ज़रूरत है जहाँ पर सफ़ेद मक्खी या इस तरह के जो वायरस हैं उनका अटैक कम से कम हो। इस वक्त अच्छे बीज की भी ज़रूरत है और अच्छी मेडिसिन की भी ज़रूरत है, लेकिन ये फ़ौरन शायद ना हो सके। ये बहरान हम शायद आने वाले 1, 2, 3 सालों में देखेंगे। अगर इस दौरान में अच्छा बीज मिल गया जो मुदाफ़ियत रखता हो बीमारियों के खिलाफ, और अच्छी पेस्टिसाइड अगर मैसर हो गई, तो फिर तो इस बहरान को जिसके हम जिक्र कर रहे हैं उस पर काबू पाना आने वाले सालों में शायद मुमकिन हो सके। लेकिन अगर ये ऐसा ना हो सका तो ये बहरान बढ़ रहा है, और पिछले कई सालों में जैसे आपने कहा कि तेजी से पैदावार गिर रही है, तो बिल्कुल गिर रही है। और आप बात कर रहे हैं कि अब भी इस साल भी 34% पिछले साल की निस्बत कम है। तो इसका मतलब ये है कि बहरान की शक्ल क्या है। फौरी तौर पे एक दिन में एक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, आपको आपके तहकीकाती इदारों को अच्छा बीज डेवलप करना है, अच्छी इंपोर्ट करनी है पेस्टिसाइड की, तभी ये मसला हल होगा। जी तो रिजवानी साहब, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए तो कपास की पैदावार का एक अहम रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो अभी मुआशी तौर पर कितना नुकसान हो रहा है? जी मैं इसका फिगर आप शायद ये तो वज़ीर ख़जाना जो हैं वो देख रहे हैं, वो आपको बता भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम इसका नक्शा करें कि पाकिस्तान की मईशत में इस रुई की अहमियत क्या है, तो तकरीबन 60 से 65% हमारे मुल्क की मईशत का दारोमदार कपास की मसनूआत और कपास से होता है रिलेटेड टू। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मुल्क की मईशत पर।
جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بہرحال انہوں نے باہر سے امپورٹ کر رہی ہیں، منگوا رہی ہیں، لیکن جو ہماری ملکی پیداوار ہے وہ گر رہی ہے. کاشتکار جو ہے وہ مسلسل نقصان کی وجہ سے یہ فصل کو ڈراپ کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اور اس کی جگہ متبادل فصلیں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کافی بڑا ہے، میں جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف آپ کو بتایا جا سکتا ہے 50 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ صرف ان خواتین کو دیے جاتے ہیں جو کپاس چنتی ہیں، جو پک کرتی ہیں. تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا امپیکٹ اوور آل اکانومی پہ کیا ہوگا اور کیا پڑ رہا ہے، صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. جی جمشید رضوانی صاحب، یہ بھی کہیے گا کیونکہ اس طرح سے کاشتکار بھی کافی پریشان ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو کیا اقدامات ان کو اپنانے چاہیے؟ کاشتکار کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ بہت مایوس ہے. کپاس کا کاشتکار، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور جو پہلے روایتی طور پہ خاندان لوگ کپاس کے کاشت لگاتے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس دفعہ کی امید تھی کہ انہیں شاید حوصلہ ملے گا، لیکن یہ 34% کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بھی اگر کہیں وہ بھی گر رہی ہے. تو اس کے بعد یقیناً وہ صرف قومی خدمت کے تحت تو نہیں، لیکن وہ یقیناً اس نے روزگار چلانا ہے، اس نے ایسی فصل کاشت کرنی جس سے اس کو فائدہ ہو، اس کا گھر چلے. مسلسل نقصان برداشت کرنے کی وجہ سے اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نئے سرے سے کھڑا ہو سکے. اس کے لیے حکومت کو اپنی ایسی پالیسیز متعارف کرانے کی ضرورت ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اچھے بیج کی، یا آپ کو ملک میں کپاس کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تیار کریں اور وہ خوشخبری سنائیں کہ ہاں ہو گیا ہے اور وہ آنے والے 2-3 سالوں میں میسر ہوگا. یا پھر فوری طور پہ ایسی ٹیکنالوجی، سیڈ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں جو آسٹریلیا، انڈیا یا امریکہ یوز کر رہے ہیں. آپ اس ٹیکنالوجی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر فوری طور پہ اس طرف جانا ہے. اس میں ابھی ظاہر ہے کہ فیصلہ حکومت نے لینا ہے. تو یہ ایک جو کپاس کا کاشتکار ہے اسے صرف اچھا بیج چاہیے اور ایک حوصلہ چاہیے. اب ایک تجویز یہ ہے کہ سبسڈی دیں کپاس کے کاشتکار کو 25,000 روپے فی ایکڑ. یہ صرف تجویز ہے، اس پہ حکومت نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا. تو یہ بحران، کپاس کا بحران اس سال بھی اور آنے والے 1-2-3 سالوں میں یقیناً یہ رہے گا. اس میں کوئی فوری طور پہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آنے والا. یہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اچھا رضوانی صاحب، اگر جنوبی پنجاب کی ہم بات کریں، خاص طور پر کپاس کی پیداوار میں کسان بڑی تیزی سے اور محنت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا، ماسی کی اگر بات کی جائے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ بیج بھی جعلی، ادویات بھی جعلی، کسان پریشان ہیں. تو ایک رجحان نظر آ رہا ہے کہ لوگ دوسری فصلوں کو کاشت کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے کہ بیج بھی جعلی اور پیسٹی سائڈ بھی جعلی. ایک بیج ہے، اس سے جو اس کے اوپر ایک دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، تو ظاہر ہے بیج کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، جو پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول والے ادارے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا صرف 95% جو انہوں نے نمونے لیے ہیں پیسٹی سائڈ کے وہ ٹھیک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مدافعت ہو گئی سفید مکھی کے خلاف. وہ جو پیسٹی سائڈز آ رہی ہیں اس میں مدافعت ہے. اب آپ کو نیا کیمیکل انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. ہمارے ہاں زیادہ تر چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے یہ آپ کو پیسٹی سائڈز، تو یقیناً وہاں سے بھی چائنا پہ بھی زور دے رہے ہیں یہاں کے جو پیسٹی سائڈز مالکان ہیں کہ جی وہ ایسا کیمیکل دیں جو سفید مکھی کے حوالے سے نتائج نہیں مل رہے ہیں. اور پھر بیج، ایسا بیج جو سفید مکھی کو اٹریکٹ کر رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے. کوالٹی بیج، سی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا، اچھی پیسٹی سائڈز، یہ ایک مکمل پیکج ہے. یہ سب ہوگا اور حکومت کی ترجیحات کہ وہ کپاس کے کاشتکاروں کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو آگے آئے گا. ٹھیک ہے، ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی صاحب تفصیلاً اس ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے اور ساتھ یہ رپورٹ بھی کر رہے تھے کہ مسائل بہت زیادہ ہے. کاشتکاروں کے گئے تو کاشتکاروں نے بارہا یہ مطالبہ بھی کاشتکاروں کی جانب سے سامنے آیا کہ ان کو سبسڈی بھی دی جائے، ان کو سہولیات بھی دی جائے، خاص طور پر اگر بیج کی بات کی جائے یا دیگر کھاد کے مسائل کے حوالے سے. کپاس کی پیداوار کی بحالی اور بہتر مینجمنٹ کے لیے سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب کی زیر صدارت ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پہلی بار تیار ہونے والے کاٹن کیلنڈر بارے آگاہی دی گئی. ورکشاپ میں ملتان ڈویژن سے محکمہ زراعت، پیسٹ وارننگ اور ایبریٹر ریسرچ کے افسران نے شرکت کی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کپاس کی پیداوار کی بحالی اور بہتر مینجمنٹ کے لیے سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب کی زیر صدارت ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو ملتان سے، جہاں پر ڈسٹرکٹ جیل میں قتل کے مقدمے کا قیدی ٹک ٹاک سٹار بن گیا.
डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल सख्ती से मना होने के बावजूद मुलजिम टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ। अंदरून शहर का रिहायशी बाबर मुर्गी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कत्ल के जेर समात मुकदमे में कैद है। 62 मुलजिम बाबर मुर्गी को जेल इंतजामिया की जानिब से भरपूर प्रोटोकॉल, मोबाइल का इस्तेमाल और वीडियोस बनाने की छूट दी। मुलजिम जेल के अंदर दौरान कैद टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड करने लगा। मुलजिम अक्सर पेशी पर कचहरी में भी, बख्शी खाने में भी टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद मुलजिम की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल, जेल सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। जेल इंतजामिया मामले से लाइल्म निकली। आपकी इस खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में कत्ल के मुकदमे का कैदी टिकटॉक स्टार बन गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल सख्ती से मना होने के बावजूद मुलजिम टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ। अंदरून शहर के रिहायशी बाबर मुर्गी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कत्ल के जरिए समात मुकदमे में कैद है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सरदार अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई है, जबकि कत्ल के मुकदमे का कैदी जो है वो टिकटॉक स्टार बन गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो सख्ती से मना होने के बावजूद जो है वो मुलजिम टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ है। अंदरून शहर का रिहायशी बाबर उस मुर्गी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कत्ल के जेर समात मुकदमे में जो है वो कैद था। 62 मुलजिम जो है वो बाबर मुर्गी को जेल इंतजामिया की जानिब से भरपूर प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुलजिम जेल के अंदर जो है वो दौरान कैद जो है वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड भी करने लगा है। मुलजिम बताया जा रहा है कि अक्सर पेशी पर जो है वो कचहरी में भी, बख्शी खाने में भी टिकटॉक की वीडियोस बनाता रहा, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद मुलजिम की जानिब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर जेल सिक्योरिटी पर जो है वो भी सवालात उठने लगे हैं। और जेल इंतजामिया सारे मामले से अभी तक लाइल्म है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बात करते हैं भट्टाजात की। बहावलपुर में तमाम भट्टे चलना शुरू। महकमा माहौलियात ने जिग-जैग टेक्नोलॉजी को तमाम भट्टों पर इंस्टॉल करवा दिया, जिसके बाद जिला भर के 257 भट्टे शहर में चालू कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, जी बिल्कुल, बहावलपुर में 257 भट्टे टोटल मौजूद हैं और तमाम के तमाम जिग-जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं। आज महकमा माहौलियात को जो टास्क दिया गया है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसकी वेरिफिकेशन का सिलसिला डीसी ऑफिस की जानिब से जारी है और जो हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको एज अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का जो है टास्क वो दिया गया है और वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर इस टाइम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहावलपुर के अंदर तमाम के तमाम भट्टे जिग-जैग के ऊपर मुंतकिल होकर चलना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त महकमा माहौलियात के जो ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। रफीक साहब, बताइएगा आखिर ये टास्क कितनी जल्दी मुकम्मल हुआ है और हमारे पास इस टाइम कितने भट्टे हैं जो कि जिग-जैग के ऊपर मुंतकिल नहीं हुए और वो बंद पड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बहावलपुर में जो हमने जियो टैगिंग की थी वो 311 भट्टे आए थे उस जियो टैगिंग के अंदर, लेकिन उसमें से 257 फंक्शनल थे और बाकी जो भट्टा जाते वो 2 साल 3 साल से बंद पड़े हुए थे, वो नॉन फंक्शनल थे। तो जो 257 भट्टा जात का हमने विजिट किया, फिर उनको डायरेक्शंस दी और वक्तन फवक्तन सर्वे करते रहे। हमारे साथ इंतज़ामिया का मुकम्मल ताउन रहा। कमिश्नर साहब, डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हम गाहे बगाहे भट्टा जात के साथ मीटिंग भी करते रहे और उनको मालकान को बुलाकर तंबीह भी करते रहे और कुछ के ऊपर 37 FIR का इंदराज भी कराया गया और जिसके नतीजे में इंतज़ामिया की मेहनत और महकमा माहौलियात की मेहनत के साथ जो तमाम भट्टा जात हैं 257 जो फंक्शनल हैं उनके ऊपर ब्लोर लग गए हैं, उनके ऊपर जिग-जैग टेक्नोलॉजी का मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। और इसके जैसे आपने बताया कि वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, कुछ भट्टों की वेरिफिकेशन हो रही है, कुछ की हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहावलपुर में जो कि PDMA की तरफ से टास्क दिया गया था कि 31 दिसंबर 2020 तक तमाम भट्टा जात मुंतकिल हो जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 100% की रिपोर्ट कर दी है और जो कि PDMA के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो भट्टा एसोसिएशन ने एहतजाज किया था कि हमारे साथ महकमा माहौलियात ताउन नहीं कर रहा, तो उस एहतजाज के बाद कोई तब्दीली आई है कोई डेडलाइन के उस हवाले से, या आपने अपना जो शेड्यूल है उसको बरकरार रखा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के जो भट्टा एसोसिएशन बहावलपुर में और बहावल नगर में और रहीम यारखमन जो बहावलपुर डिवीजन की जो एसोसिएशन है उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया है और उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। सिर्फ
चंद जगह पर वो टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे भराई के बारे में, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल लोगों की कमी है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपर पंजाब से उन्होंने मुकम्मल ताउन किया है और उन्होंने हमें टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। अलबत्ता ये कि दूसरे कुछ अजला में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पंजाब में जिस तरह बहावलनगर भी 100% हो गया, बहावलपुर भी 100% हो गया और रहीम यार खान भी बहुत जल्द 100% पे हो जाएगा। जनूबी पंजाब में हमने टॉप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जनूबी पंजाब में टॉप किया है भावलपुर डिवीजन ने, और इस वक्त सूरत हाल देख सकते हैं कि भावलपुर और बहावलनगर 100% क्लियर हो गए हैं, जबकि रहीम यार खान क्लियर होना बाकी है। और इस वक्त भावलपुर के अंदर तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करने के बाद बाकायदा उनको चालू कर दिया गया है। जी ठीक है, तैयब आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाह रुकनी आलम कॉलोनी के बाहर गंदगी और कूड़े के ढेरों का मामला, तफरीह के लिए आने वाले शहरी भी गंदगी की वजह से फैलने वाले ताफुन से परेशान। शहर मुल्तान के तफरीही मकामात ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। पार्कों के दाखिली रास्ते पर मौजूद कूड़े और गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहर के सबसे बड़े शाह शम्स पार्क और शाह रुकने आलम कॉलोनी के वाहिद पार्क के बाहर कचरे के ढेर पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि एक अरसे से पार्कों की सफाई नहीं हुई। कूड़े के बायस इलाके में बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस बारे में शहरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। का ये मेन मरकज है जो कि यहाँ पर सैलो तफरी के लिए लोग आते हैं, और इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ अपनी सेहत के लिए आते हैं। ये साथ ही कूड़े के ढेर आप देख रहे होंगे सर, ये लगे हुए हैं, यहाँ आग लगा दी जाती है। ये साथ सब कोठियाँ हैं, मकान हैं और डॉक्टरों की दुकान है। मरीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। शहरियों का रद्दअमल आपने जाना, इस हवाले से पीएचए इंतजामिया का क्या मौकफ है, आपको सुनवाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है और वहाँ पर लोग सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पार्क का कूड़ा वगैरह था वो वहाँ पर जरूर आता था, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं उसको दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो वहाँ पर इलाका मकीन है वो अपना कूड़ा वहाँ पर फेंकते हैं। इसके लिए भी कोशिश करेंगे एक आगाही मुहिम का आगाज किया जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि पार्क के गिर्द कूड़ा करकट के ढेर नहीं होने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है और वहाँ पर लोग सेहत अफजा सरगर्मियों के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पार्क का कूड़ा वगैरह था वो वहाँ पर जरूर आता था, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं उसको दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो वहाँ पर इलाका मकीन है वो अपना कूड़ा वहाँ पर फेंकते हैं। इसके लिए भी कोशिश करेंगे एक आगाही मुहिम का आगाज किया जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि पार्क के गिर्द कूड़ा करकट के ढेर नहीं हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पर बाकायदा कंटेनर मौजूद था, उसको वहाँ से मैंने रिमूव करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी है और आपको पता है पार्क है। आगे बढ़ेंगे, खबर ये, कपास की बहाली और बेहतर मैनेजमेंट के लिए मुल्तान में एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि कॉटन कैलेंडर पर अमल दरामद से ज़रर रसा कीड़ों को बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया जा सकेगा। तरबियती वर्कशॉप में महकमा ज़राअत, तौसी, पेस्ट वार्निंग के फील्ड अफसरान को कॉटन कैलेंडर 2021 के मुताबिक सरगर्मियां सरंजाम देने बारे तरबियत फराहम की गई। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने कहा कि पहली मरतबा कॉटन कैलेंडर तैयार किया गया है ताकि सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी, थ्रिप्स और चिस्तेला को बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया जा सके। कॉटन कैलेंडर की तैयारी में ज़राई माहिरीन और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च अदारों में होने वाली तहकीकात, बैन-अल-अक़वामी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने कहा कि कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कॉटन कैलेंडर के मुताबिक फसल की प्री और पोस्ट मैनेजमेंट सरगर्मियां जारी रखें। इस ज़मन में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि सफेद मक्खी के तदारुक के लिए बायो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को भी कॉटन कैलेंडर का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक लैब बनाई जाए जिनमें मुफीद कीड़ों की अफजाइश को बढ़ाकर कपास के ज़रर रसा कीड़ों पर काबू पाया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मियांवाली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज ने बख्शी खाने का दौरा किया। बख्शी खाने में मुजरिमान के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि डीपीओ ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बारे हिदायत दी है और जेल से लाने वाले मुजरिमान को हर सतह सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। अख्तर मजाज अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने बख्शी खाना का मुआयना किया है और इस हवाले से डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान साहब को कुछ हिदायत भी जारी की हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, डीपीओ साहब ने मुआयना किया है, एक तो बताइएगा क्या इंतजामात से मुतमईन है और उन्होंने क्या हिदायत जारी की हैं फर्दर साहब?
یہ ڈی پی صاحب نے بیسیکلی جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس کی سیکورٹی کے حوالے سے ہدایات دی ہیں. سیکورٹی جو ہے وہ انشاءاللہ عدالتوں کی پہلے بھی فول پروف ہے اور اس میں جو روٹیشن ہے اس کے حوالے سے ہدایات انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ جو ملزمان آتے ہیں پیشی کے لیے ان کی سیکورٹی کے حوالے سے اور ان کے متعلق ہدایات دی ہیں. تو ان ہدایات کی روشنی میں انشاءاللہ بہترین سیکورٹی انتظامات کیے جائیں گے. اچھا سر، صبح سے یہاں پہ ملزمان کو لایا جاتا ہے اور کافی دیر ملزمان یہاں پہ رہ جاتے ہیں، تو ان کی کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس کو آپ کس اینگل سے ہینڈل کرتے ہیں سر؟ ان کا کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بیسیکلی جیل سے ہی لایا جاتا ہے اور انہی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں سے تو جیل قریب ہی ہے، اتنی زیادہ دور نہیں ہے، کھا کے فوراً وہ ملزمان جو ہیں ادھر پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی بات سنی کہ ڈی پی او صاحب نے ہدایت جاری کی ہے کہ یہاں کی سیکورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو فل پروف کیا جائے. یہ کمپلیکس جو ہے جوڈیشنل کمپلیکس جو ہے اس کی سیکورٹی کے معاملات کو بہتر اینگل سے دیکھا جائے اور دیگر جو ہیں قیدیوں کے حوالے سے، ملزمان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. سیکورٹی کو فل پروف بنایا جائے. اپڈیٹ کرنے کے لیے اختر آپ کا شکریہ. ملتان میں پی ایچ اے کی جانب سے جشن بہارا کے موقع پر گرین بیلٹس میں 40,000 سے زیادہ پھول لگائے جائیں گے. گرین بیلٹس کے لیے تمام پھول پی ایچ اے کی نرسریوں میں تیار کیے جائیں گے. ہر سال کی طرح رواں سال بھی مارچ کے مہینے میں فلاور شو پیش کیا جائے گا، جس میں پی ایچ اے کی نرسریوں میں تیار شدہ 20,000 سے زائد گملے پیش کیے جائیں گے. شہر کے مختلف گرین بیلٹس میں 40,000 سے زائد پھول لگائے جائیں گے. شہر کے گرین بیلٹس میں پٹونیا، پنیری اور دیگر پھول لگائے جائیں گے جو پی ایچ اے کی نرسریوں میں ہی تیار کیے جا رہے ہیں. ملتان میں چینی کی قیمت میں اضافہ. چینی کی قیمت میں 2 ہفتوں کے دوران 15 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا. ہول سیل مارکیٹ میں 100 کلو گرام کی بوری 9,000 روپے کی ہو گئی. شہر کی مارکیٹ میں چینی 95 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی اسی ہے. پر بات کریں گے. ابراہیم خان ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ابراہیم. ملتان میں چینی کی قیمتوں کے حوالے سے تو چینی کی قیمتوں میں 2 ہفتے کے اندر 15 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے فی کلو. ہول سیل مارکیٹ میں جہاں چینی کے 100 کلو گرام کی بوری 7800 پہ آ کر رک گئی تھی، وہیں پر 2 ہفتے پہلے سے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا اس کی قیمتوں میں، اور 7800 سے 8,000، 8200، 8500، 9,000 پر آ کر جو ہے قیمت اب جو ہے 9,000 روپے ہو گئی ہے ہول سیل مارکیٹ میں. جبکہ شہر کی مارکیٹس میں بات کریں تو شہر کی مارکیٹس میں چینی جو ہے فی کلو 95 سے 96 روپے جو ہے فروخت ہو رہی ہے. چینی کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں کمی واقع آئی کیونکہ شوگر کرشنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہے، گنے کی کرشنگ کا سیزن بھی جو ہے وہ سٹارٹ تھا، لیکن چینی کی قیمتوں میں کمی واقع ہونے کے بجائے چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی کم از کم قیمت کوئی 50 روپے کلو ہونی چاہیے. گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچے اور کچھ کرے، کچھ اس کے اندر بہتری آئے. عمران خان پر اعتماد تو عوام بہت کرتی ہے، یقین بھی بہت رکھتی ہے، لیکن ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا مہنگائی پر. جی بالکل، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی واقع کروائے تاکہ بڑھنے والی جو مشکلات ہیں، اب جس طرح سے غریب لوگ جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر پا رہے چینی، وہ تاکہ افورڈ نہیں کر سکنے کے لیے. ابراہیم شکریہ. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. رحیم یار خان میں چینی کی قیمت نے ایک بار پھر سے سینچری کر لی. اوپن مارکیٹ میں چینی 100 روپے فی کلو میں فروخت. سرگودا میں چینی کا بحران پیدا ہو گیا. سہولت بازاروں میں بھی چینی نایاب ہو گئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. خان کے شہریوں اور مزدور طبقے کے لیے سستی چینی خریدنا خواب بن گیا. اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 100 روپے تک پہنچتے ہی مزدور طبقہ پھٹ پڑا. سر جی 100 روپے کلو مل رہی ہے یہاں پہ، پہلے 80 روپے کلو ملتی تھی، ہم لوگ لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی بہت کم دے ہی نہیں رہے. 100 روپے کلو چینی بھی پڑی ہے. مزدور کہتے ہیں کہ چینی ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری جانب کام بھی نہیں ملتا. گھروں میں فاقے ہیں، وہ کہاں جائیں. ریلیف دینے کی حکومتی دعوے بھی ہوا ہو گئے ہیں. سر جی چینی سستی ہوگی تو غریب آدمی چائے پیے گا، جب چینی سستی نہیں غریب آدمی کہاں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، کوئی غریبوں کو یہاں پوچھتا ہی نہیں ہے. اب رات کے بعد 5 دنوں کے میری روزی نہیں لگی. پائیا چینی لیتے ٹھیک ہے نا، 500 روپے دیہڑی، اتنا خرچہ کر کے وہ بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دیہڑیاں 3 دیہڑیاں یہ لگ رہی ہیں. مزدوروں نے حکومت سے چینی کی قیمتوں میں فوری کمی لانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان.
और अभी आपको बताते हैं डेरा गाजी खान में आवाम के लिए सस्ते आटे का हसूल भी ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटा नायाब हो गया। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। जिला इंतजामिया शहरियों की मुश्किलात का अजाला करने में नाकाम। डेरा गाजी खान में आटे की शॉर्टेज होने लगी। शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आटा मयसर नहीं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नहीं जी, जब भी आते हैं यूटिलिटी स्टोर पे यही होती है सहूलत के लिए आवाम के बनाया गया यूटिलिटी स्टोर, लेकिन जब भी आते हैं आटा तो मिलता ही नहीं है तकरीबन। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आते तो हैं, मगर आटा ना मिलने पर वापस खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता सर जी, जब भी आओ यहाँ पे खत्म हुआ होता है आटा। अगर होता भी हो तो लाइन लंबी होती है, इंतजार जब तक हमारी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पीजी खान में आटे की शॉर्टेज बढ़ने लगी है। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी गुज़िश्ता कई रोज से आटा मयसर नहीं, जबकि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो खासे नालां दिखाई देते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों की बात करेंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 8 फूड यूनिट्स को सील किया गया। मुतादिद फूड यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। 250 किलो मुर्गे सेहत गोश्त और इसके साथ आपको बताया कि दीगर 240 किलो अशिया, 140 लीटर रेंसिड ऑयल को तल्फ किया गया। 1000 किलो खाम मटेरियल, 250 किलो तैयार खुराक और 100 किलो खुली मिर्च बरामद हुई है। आपको बताएं कि सईद फूड्स जावेद कच्चा पापड़ यूनिट को सील कर दिया गया है। सरगोदा का स्पोर्ट्स स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है। शायकीन के बैठने के लिए बनाई गई सीटें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। नाकाफी इंतजाम के बायस खेलों की सरगर्मियां भी मांद पड़ने लगी। फसीला की रिपोर्ट। सरगोदा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी भी खेल चुके हैं, ताहम अब नाकाफी इंतजामात की वजह से खेलों की सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। शायकीन के बैठने के लिए बनाई गई सीटें टूट फूट का शिकार हैं। हमारे पास शाहरुख ADCR हैं, हमारे शाहरुख साहब, वो उम्मीद है बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और हमारा ग्राउंड इंशाल्लाह और हमारी जो उनसे स्टेप्स हैं वो ज़बू अली का शिकार लेंगे और उम्मीद है कि ये स्टेडियम को तरीनो और के लिए कोई काम करेंगे। इंचार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम तौसीफ अब्बास का कहना है कि जिला इंतजामिया ने स्टेडियम की ताज़ीनो और आइश के लिए इकदामात की यकीन दहानी करवाई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलों की सरगर्मियों के फरोग के बुलंदोबांग दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सरगोदा का वाहिद स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है और इसकी खस्ता हाली दूर करने के लिए ताहाल कोई अमली इकदामात नहीं किए गए। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। भक्कर में रेलवेज कॉलोनी इंतजामिया की लापरवाही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट करेंगे उसामा हैदर। बखर के तारीखी रेलवे स्टेशन के साथ बनाई जाने वाली रेलवेज कॉलोनी इंतजामिया की लापरवाही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। खस्ताहाल क्वार्टर्स किसी भी वक्त जमीन बोस होकर बड़े साने का सबब बन सकते हैं। नशई और चोरों ने क्वार्टर्स की छत से सरिये और दीगर सामान भी चुरा लिया है। करीबी आबादी ने क्वार्टर्स में जानवर बांधने शुरू कर दिए हैं। सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। बरवक्त फंड्स और मुरम्मत न होने की वजह से क्वार्टर्स के दरवाजे उखड़ चुके हैं। कॉलोनी के रहायशियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार रेलवे हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबसूर करवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरखास्त की है बहुत बार, लेकिन कोई इंतजामिया यहाँ कोई काम ऐसी कार्रवाई नहीं करती। लोगों के बहुत बुरे हाल हैं, लोग बहुत तंग हैं यहाँ के अमल है। रेलवे हुकाम का कहना था कि ऐसी रेलवेज को 12 मरतबा मुरम्मत के लिए फंड्स का कहा गया। तहरीरी तौर पर भी कहा जा चुका है, लेकिन हुकाम बाला की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। उसामा हैदर, रोही, बखर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं रहीमिया खान का, जहां पर शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। अस्पताल मुलाजमीन सड़कों पर निकलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच गए। अस्पताल मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज जारी है। इस एहतजाज से मुतालिक बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, शेख ज़ैद अस्पताल के ढाक और डेली वेजेस के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली और ये एहतजाज एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कल पहला रोज था एहतजाज का, दूसरे रोज ये एहतजाज सड़कों पर आ गया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने सड़क ब्लॉक करके ये एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि अब फिर इनकी तनख्वाहें पेंडिंग हो गई हैं। पहले भी इनको एहतजाज पर 1 माह की तनख्वाह मिली, फिर एहतजाज पर 1.5 माह की तनख्वाह मिली और फिर ये तनख्वाह का अपना हक लेने के लिए ये तमाम वर्कर्स
सड़क पर आ गए हैं। आप लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही जा रही, कहा जाता है हर मरतबा आप एहतजाज करते हैं, एहतजाज के बाद आपको तनख्वाह दे दी जाती है। सर मसला ये है कि जब भी प्रोटेस्ट होता है ना, कोई हाइपर प्रोटेस्ट होता है, तब ये लोग घुटने टेक देते हैं और 1 महीने की तनख्वाह जारी करके फिर वादे पे टाल देते हैं कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद आपका काम हो जाएगा। हमने इनसे मुतालबा रखा था कि गवर्नमेंट से भी और इंतजामिया से भी, डीसी साहब भी थे कि ये ना मसला मुस्तकिल तौर पर हल करें। पेशेंट भी सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल की जो है ना वो कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। मेहरबानी करें, रोज रोज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गर्मी सर्दी में अपने बच्चों को सड़कों पे लेके आए। तो इसके लिए इन्होंने एक जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब से कोई लेटर वगैरह लिखा था, तो एक टीम आई थी। टीम ने आके ये डिसाइड करना था कि इनको एडजस्ट किया जाए और कितने दिन में किया जाए। टीम अपने काम करके चली गई, जिसके लिए इन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था कि 1 हफ्ते के बाद उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसको गए हुए तकरीबन महीना होने वाला है और अब मजीद ये 1 महीने की बात कर रहे हैं। इनकी ना तो एक्सटेंशन हो रही है, ना इनको सैलरी दी जा रही है। ये लोग अब तंग हो गए हैं। अब ये लोग कहते हैं कि या तो हमें ये रेगुलर करें मुस्तकिल तौर पर, या हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि फिर तारीख इसको याद रखेगी। बिल्कुल एहतजाज का दायरा का हिस्सा रखा जाएगा का तहरीक। ये तमाम ये नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे सिर्फ तनख्वाहें अपना हक लेने खातिर 800 से ज्यादा मुलाजिमीन है, ये नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि अपना हक इनका है तनख्वाह का, वो मांगा जा रहा है। और तमाम मुलाजिमीन, इसमें खवातीन भी हैं, दर्जा चहारम से लेकर गेट 70 तक इसमें मुलाजिमीन शामिल है। ये सब के सब अब तनख्वाहों के हसूल के खातिर एक मरतबा फिर सड़कों पर आकर और नारे बुलंद कर रहे हैं। सरापा एहतजाज आसिम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब मुल्तान का रुख करेंगे। जिला मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 11 जनवरी से होगा। मुहिम की 100% कामयाबी के लिए महकमे सेहत की माइक्रो प्लानिंग मुकम्मल। एडीसी हेडक्वार्टर राना इखलाक अहमद की जेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद अली मेहदी, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के नुमाइंदगान ने शिरकत की। पोलियो मुहिम के दौरान 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ब्रीफिंग के मुताबिक पोलियो मुहिम के लिए 2408 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के लिए 476 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 140 यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, अली टाउन के साथ 18 यूनियन काउंसिल्स मुंसलिक हैं। जिले की 131 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए वर्कर्स के कमिटमेंट बहुत जरूरी है। एडीसीआर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। पोलियो मुहिम के दौरान रोजाना इवनिंग मीटिंग में डाटा पेश किया जाएगा। हर पोलियो मुहिम के तजर्बे को सामने रखते हुए खामियों पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलियो वर्कर्स की तरबियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी हाफिज कासिम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाफिज कासिम की आज सेकेंडरी पोस्टिंग हुई है। इनसे बात कर लेते हैं। सीनियर्स की जानिब से डिविजनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर एडमिन की जानिब से इनका वेलकम भी किया गया है। आपके क्या क्या गोल्स होंगे जो आप अचीव करेंगे और आपको कैसा लग रहा है सीनियर्स की जानिब से आपका वेलकम किया? ये दोनों जो है बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं इनसे सीखूंगा भी सही और इनकी जेर निगरानी इंशाल्लाह जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करूंगा। डिविजनल डायरेक्टर सलीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अब सारे मामलात जो हैं मुल्तान में जैसे पहले डायरेक्टर्स नहीं होते थे अब हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? अब ये भी आ गए हैं, आप लोगों की एक टीम भी बन गई है, वेलकम भी किया आपने, क्या स्ट्रेटेजी होगी? जो भी हमें टास्क मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी अटमोस्ट कोशिश होती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें और उसका रिप्लाई हम गवर्नमेंट को दें। जी बिल्कुल, सही मानों में जो है तब्दीली एजुकेशन के बेहतर होने से आएगी। जो तीनों अफसरान हैं वो यही गोल लेकर आए हैं कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा और जो भी मसाइल है हल किए जाएंगे। आज इन्होंने वेलकम भी किया है और अपने गोल्स पे भी बात की है। ये उम्मीद करते हैं कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जितना ये काम कर रहे थे उससे ज्यादा भरपूर तरीके से करेंगे और जो सारे मसाइल है वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। जी हाफिज कासिम का कहना है कि एजुकेशन के मसाइल हल करेंगे। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।